Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel, and today we will discuss another interesting topic about the FCP role, and I will let you know the description and detail about the FCP role. So what is FCP role? FCP role is the first contact practitioner role for the physiotherapist, and if you are a physiotherapist you can apply for this role from Pakistan, from India, and from the Bangladesh, and from UAE, and Saudi Arabia, and yes, so you can apply from any country. Let's jump into the role specifications and the requirements, the responsibilities and duties. सबसे पहले तो मैं आपको एफ के बारे में थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि एफ का जो रोल है वो मास्टर्स डिग्री के लिए है। ठीक है, जो लोग जिनके पास मास्टर्स की डिग्री है, ठीक है, मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी और एनी लाइक इन आर्थोपेडिक, इन न्यूरो, इन कार्डियो, इन स्पोर्ट्स, तो सभी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ आपका जो है वो 3 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए मस्कुलोस्केलेटल के अंदर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी, और जो वीडियो है वो उसका जो पर्पस है वो सक्सेसफुल रहे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो काफ़ी विंडी है। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो की जो आवाज़ है वो आप तक पहुँच रही होगी। एनीवेज गाइस, तो एफ का जो रोल है वो मैंने आपको सबसे पहले तो उसके बारे में क्लियर कर दिया कि हु इज़ एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दी एफ रोल। तो एफ का जो रोल है, मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 3 इयर्स का मिनिमम मस्कुलोस्केलेटल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एफ की रोल के लिए तो आप अपने CV के अंदर मस्ट जो है वो मेंशन करें कि आपका FCP का रोल मस्कुलोस्केलेटल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, MSK फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो मस्ट मेंशन करें दैट यू आर प्रैक्टिसिंग एज ए MSK फिजियोथेरेपिस्ट और MSK क्लिनिशियन। अब बात आ जाती है कि आपने अपनी CV के अंदर मेंशन क्या करना है। आपने अपनी CV के अंदर यही मेंशन करना है कि दैट यू आर ऑलरेडी वर्किंग एज ए FCP। ठीक है, हालांकि ये रोल जो है FCP का रोल पाकिस्तान के अंदर नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि इंडिया के अंदर भी होगा, बट बेसिकली जो FCP का रोल है वो यही है कि इसमें पेशेंट का जो है वो फर्स्ट कांटेक्ट जो है वो आपके साथ ही हो रहा होता है। ठीक है, उससे पहले उसने GP को विज़िट नहीं किया होता और GP ने उसको आपकी तरफ रेफ़र नहीं किया होता। ठीक है, तो पेशेंट के कोई मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज होंगे अलॉन्ग विद अंडरलाइंग पैथोलॉजीज और अलॉन्ग विद अंडरलाइंग लाइक एनी कंडीशन, तो उस इन दोज कंडीशंस के वो उसके साथ एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि वो अंडरलाइंग पैथोलॉजीज़ ही होंगी। ठीक है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप कैसी हिस्ट्री ले रहे हो उसकी और किस हद तक आप उसको इवेल्युएट कर पा रहे हो। लेकिन FCP के रोल में आप कोई भी अंडरलाइंग पैथोलॉजीज़ जो है वो मिस नहीं कर सकते, कोई रेड फ्लैग मिस नहीं कर सकते। तो आपको सभी जो हैं वो इश्यूज़ कंसीडर करने होंगे। ठीक है, अब इसमें सिर्फ FCP के रोल की अगर मैं बात करूँ तो FCP का रोल जस्ट जो है वो रेड फ्लैग्स से के इर्द गिर्द जो है वो इवॉल्व नहीं करता। FCP का रोल जस्ट अंडरलाइंग पैथोलॉजीज़ के साथ जो है वो इवॉल्व नहीं करता। इसका रोल बहुत मैं ये कहूँगी कि एक किस्म का वास्ट है, हर फार्मूला है। ठीक है, FCP को अंडरलाइंग पैथोलॉजीज़ का भी पता होना चाहिए, अदर एसोसिएटेड साइन एंड सिम्टम्स का पता होना चाहिए, रेड फ्लैग्स का पता होना चाहिए और सेफ़ गार्डिंग। ठीक है, एंड पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए उसकी। ठीक है, फिर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में काम करने का उसका ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो। ठीक है, और कम्युनिकेशन वर्बल एंड राइटिंग। ठीक है, आपकी हिस्ट्री टेकिंग, ठीक है, रिटन हिस्ट्री, आपके नोट्स। ठीक है, आई होप कि मैंने सभी चीज़ें कवर कर दी होंगी। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं वो एक FCP को कंसीडर जो है वो करनी होंगी अपने रोल के अंदर और अपनी CV के अंदर भी। ठीक है, और उसके अलावा ये कि आप जो हैं वो लाइक उसके अलावा ये कि आप का जो एक्सपीरियंस है या नॉलेज जो है वो भी इसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जस्ट आप अपनी CV के अंदर ये चीज़ें मेंशन कर रहे हैं और अगर आप की CV सेलेक्ट हो जाती है फॉर द इंटरव्यू
और इंटरव्यू के अंदर आपको ये नहीं पता कि रेड फ्लैग्स क्या हैं, ठीक है। अगर वो आपसे पूछ लेते हैं कि रेड फ्लैग्स जो हैं वो कैंसर के रेड फ्लैग्स क्या हैं, अगर नेक के रेड फ्लैग्स क्या हैं, सर्वाइकल माइलोपैथी के, वीबीआई के, ठीक है, और विप्लैश के, ठीक है, इसी तरीके से हर जॉइंट के आपको रेड फ्लैग्स पता होना चाहिए। सपोज़ के फॉर एग्जांपल नी जॉइंट है तो उसके रेड फ्लैग्स आपको पता होने चाहिए कि कोई रेडनेस या स्वेलिंग या जॉइंट जो है वो वार्म तो नहीं है, ठीक है। तो ये रेड फ्लैग्स जो हैं वो नी जॉइंट के लिए हैं। इसी तरीके से हर जॉइंट की जो है वो आपको पता होने चाहिए कि क्या रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। अदरवाइज़ हर कंडीशन के पता होने चाहिए कि क्या रेड फ्लैग्स हो सकते हैं, ठीक है। कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम के क्या रेड फ्लैग्स हैं, डीवीटी के क्या रेड फ्लैग्स हैं, ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के क्या रेड फ्लैग्स हैं एंड रेड फ्लैग्स फॉर हेडेक जो हैं वो क्या हैं। ये सब चीज़ें आपको इन सब का जो है वो नॉलेज, बैकग्राउंड नॉलेज होना ज़रूरी है अगर आपने एफसीपी का इंटरव्यू क्लियर करना है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे ख्याल में कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर दी हैं कि एक तो आप अपनी सीवी को इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है, कि आप रेड फ्लैग्स भी स्क्रीन करते हैं, आप अंडरलाइंग पैथोलॉजीज़ को भी स्क्रीन करते हैं, आप पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच के ऊपर भी काम करते हैं, ठीक है, आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के ऊपर भी काम करते हैं, आप सेफ़ गार्डिंग के ऊपर भी काम करते हैं, ठीक है। सेफ़ गार्डिंग ये होता है कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है, ठीक है, और किसी डोमेस्टिक अब्यूज़ का जो है वो केस है, ठीक है, तो आपको जो है वो उसको भी इवैल्यूएट करना होता है कि वो किस तरीके से आप इवैल्यूएट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर पेशेंट एग्रेसिव है, ये एक बहुत पेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का, तो आप उस एग्रेसिव पेशेंट को कैसे डील करोगे, ठीक है। और अगर पेशेंट के जो है वो कोई मेंटल डिसऑर्डर्स हैं तो आप के पास पेशेंट अगर इन कंडीशन के साथ आ जाता है तो आप उसको कैसे डील करोगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपका नॉलेज होना, क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब सीवी, हाँ, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। उसके अलावा एफसीपी के रोल के लिए एक और दो और चीज़ें मैं आपको सजेस्ट करूँगी। एक तो ये कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। जिन लोगों को ड्राइविंग नहीं आती, ठीक है, सबसे पहले तो वो ड्राइविंग जो है वो सीख लें, ठीक है। तो ड्राइविंग जो है वो मस्ट आपकी सीवी के ऊपर ये मेंशन होना चाहिए आपकी स्किल्स के अंदर कि आपको ड्राइविंग आती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे डिफरेंट सर्जरीज़ के ऊपर वो आपको रिक्रूट करते हैं, डिफरेंट सर्जरीज़ के लिए हायर करते हैं। तो उसमें ये होता है कि आप का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करते हो तो उसको बहुत टाइम ले लेती है, ठीक है। तो वो पर्सनली ये जो है वो चाहते हैं कि जो भी उनका एम्प्लॉयर है उसको ड्राइविंग आती हो, ठीक है, उसके पास कार की एक्सेस हो, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें हैं, ठीक है, इसके ऊपर आप काम करना चाहिए आपको। उसके अलावा आपकी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड जो है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एफसीपी के ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं बात कर रही थी कि एफसीपी का जो एफसीपी की पोस्ट के लिए अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना मस्ट है, आपकी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड होनी जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग जो है उसका ये आपको बेनिफिट होगा कि जैसे आपके पास पेशेंट आ रहा है एफसीपी की पोस्ट पे, ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको आइडिया होगा कि 20 मिनट्स आपके पास होते हैं, ठीक है, जिसमें आपने पेशेंट को डिटेल में स्क्रीन करना होता है, ठीक है, और पेशेंट की आपने डायग्नोसिस बनानी होती हैं, पेशेंट का आपने जो एक्सरसाइज प्लान है उसको उस टाइम पे जो आपने गाइड करना है, ठीक है, वो बताना होता है। और उसके अलावा अगर कोई पेशेंट का आपने लाइक पेशेंट को अगर आपने कहीं रेफ़र करना है तो उसका आपने रेफरल लेटर भी बनाना होता है, ठीक है। तो ये सभी टास्क आपको 20 मिनट्स के अंदर करने होते हैं एंड अलॉन्ग विद डैट आपको नोट्स भी एंटर करने होते हैं, ठीक है। तो आपको आपकी टाइपिंग स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आप जो हैं वो नोट्स जो हैं वो इजीली टाइप कर सके, ठीक है। और उसके लिए सिस्टम 1 यूज़ होता है, ठीक है, और एक दो और सिस्टम्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऑलरेडी दूसरे कंट्रीज़ में हैं तो यूट्यूब के ऊपर उसका सारा जो है वो मटेरियल ऑलरेडी पड़ा हुआ है और आप उसको देखें, उससे गो थ्रू हों, ठीक है, उसका आपको नॉलेज हो कि किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। वैसे तो ये आपके इंडक्शंस के अंदर जो है वो आपको सिखा दिया जाता है। एनीवेज़, ये तो थी सेकंड टिप। और यस, ये 3 ही थी कि एक आप ड्राइविंग लाइसेंस हो आपके पास, ठीक है, दूसरा जो है वो आपकी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है, एंड थर्ड वन कि आपको जो सिस्टम जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं उनके नोट्स को यूज़ करने के लिए या एडिट करने के लिए, ठीक है, वो जो है उसमें एक सिस्टम 1 है और एक दो और जो है वो सॉफ्टवेयर हैं जो यूज़ होते हैं, तो उसके ऊपर ऑलरेडी आपको नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। एनीवेज़ गाइस, एफसीपी के रोल की मेरे ख्याल में बहुत अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि एफसीपी का रोल है क्या, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपनी सीवी बनाएं, ठीक है,
और वही स्किल्स और स्किल्स जो है वो मेंशन करें जो मैंने आपको बताई हैं कि आपकी पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए एंड कम्युनिकेशन होनी चाहिए। देन जो है वो पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए, रेड फ्लैग स्क्रीन कर सकते हो आप, ठीक है, और सेफ गार्डिंग, ठीक है। ये इस तरह के कुछ सिम्टम सॉरी जो स्किल्स हैं, ठीक है, और ये आपने अपनी स्किल्स के अंदर मेंशन करनी है, तो आपकी सीवी जो है वो डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाएगी, पिक हो जाएगी सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, ठीक है। उसके अलावा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, वो आप मेंशन करें अपने एक्सपीरियंस के अंदर, ठीक है। आई होप कि बहुत सारे लोग ये प्रैक्टिस कर भी रहे होते हैं, इंडिपेंडेंटली पेशेंट को असेस करते हैं, डायग्नोज करते हैं, ठीक है, उसका और अगर पेशेंट को एमआरआई की या एक्सरेज की ज़रूरत है तो उसके लिए उसको रेफ़र भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एफसीपी का जो रोल है उसमें आपने ब्लड इन्वेस्टिगेशन के लिए भी आपको पेशेंट को रेफ़र करना होता है, ठीक है। एमआरआई, एक्सरेज, जितनी भी रेडियोग्राफ्स हैं उनके लिए भी रेफ़र करना होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर पेशेंट को ज़रूरत है, लाइक पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए आपकी। हाँ, पेशेंट आपके पास आ रहा है, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ यहाँ पे, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट के साथ, ठीक है, और पेशेंट जो है वो उसका वेट भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको उस पे भी पेशेंट को एजुकेट करना चाहिए, ठीक है। वेट रिडक्शन बेनिफिट्स उसको बताने चाहिए, ठीक है, कि क्या उसको जो है वो इससे बेनिफिट होगा उसके जॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पेशेंट को इनकरेज भी करना होता है। दूसरा, यहाँ पे सोशल सर्विसेज होती हैं, उसके लिए आप पेशेंट को रेफ़र कर सकते हो। फॉर एग्जांपल उसने वेट रिड्यूस करना है, उसने जो है वो स्मोकिंग क्विट करनी है, ठीक है, अल्कोहलिक है अगर, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो आप उसको सोशल प्रिस्क्राइबर्स को सेंड कर सकते हो। अगर पेशेंट को और कोई हेल्प चाहिए घर पे, ठीक है, तो उसके लिए आप पेशेंट को सोशल प्रिस्क्राइबर्स के पास सेंड कर सकते हो। तो इट्स काइंड ऑफ वेरी यू नो वास्ट रोल एंड आप लोगों को जो नॉलेज है वो इसके ऊपर फुली जो है वो आप इक्विप्ड होने चाहिए हो हर चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जितनी भी डिटेल थी एफसीपी के रोल से रिलेटेड वो मैंने सभी बता दी है, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि मैंने कोई चीज़ स्किप की होगी। ईच एंड एवरीथिंग आई हैव ट्राइड टू यू नो मेंशन इन दिस वीडियो एंड क्लियर योर डाउट्स, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, क्योंकि लोग एफसीपी की पोस्ट के लिए अप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन उनको इसकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, वो समझ नहीं आ रही। मेरा नहीं ख्याल कि उनको ये समझ आ भी सकती हैं, क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो हम लोग पाकिस्तान में एज ए एफसीपी काम नहीं करते, और मोस्टली हमारे पास भी पेशेंट डायग्नोस्ड होते हैं, मोस्टली हमारे पास पेशेंट रेफ़र होके आ रहे होते हैं, ठीक है। और बहुत रेयर केसेस में ऐसे होता है कि पेशेंट डायरेक्टली आपके पास आ जाए, और उसमें भी फिर हमें अलाउ नहीं होता, ठीक है, कि हम उसको फर्दर जो है वो ब्लड इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दें, एक्सरेज के लिए भेज दें। एंड येस, आप लोगों को पेन किलर्स का पता होना चाहिए, किन कंडीशंस में कौन सी जो है वो आप पेन किलर से टेस्ट कर सकते हो। अब अगर आपने एफसीपी के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको ब्लड टेस्ट का पता होना चाहिए, ठीक है, कौन कौन से केसेस के अंदर, किस डिज़ीज़ के अंदर आप कौन सी ब्लड इन्वेस्टिगेशन के लिए पेशेंट को रेफ़र करोगे, किन कंडीशंस के अंदर आपने पेशेंट को एमआरआई के लिए रेफ़र करना है, और किन कंडीशंस के लिए एक्सरेज के लिए एंड अल्ट्रासाउंड के लिए रेफ़र करना है। दूसरी आ जाती है इन्फ्लेमेटरी आर्थ्रोपैथी। सभी की सब जो इन्फ्लेमेटरी आर्थ्रोपैथीज़ हैं, लाइक एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, सोरियाटिक है, रिएक्टिव आर्थराइटिस है, ठीक है, इन सब की डिटेल आपको पता होनी चाहिए। इनकी क्या पेन मैनेजमेंट होगी, क्या ब्लड इन्वेस्टिगेशन हैं, ठीक है, क्या और जो है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट होंगे, ठीक है। और क्योंकि पेशेंट की अंडरलाइन पैथोलॉजीज़ हैं, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेटरी आर्थ्रोपैथीज़ हैं, जैसे कि एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की अगर मैं बात करूँ तो पेशेंट लो बैक पेन के साथ आएगा, लेकिन उसकी अंडरलाइन पैथोलॉजीज़ भी चल रही होती हैं, ठीक है, जो कि इन्फ्लेमेटरी आर्थ्रोपैथीज़ हैं। तो उसके लिए आप पेशेंट को रेफ़र करोगे रोमेटोलॉजिस्ट के पास, ठीक है, जो फर्दर उसकी मैनेजमेंट करेगा, ठीक है। तो इन दोज केसेस आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि अगर पेशेंट लो बैक पेन के साथ आ रहा है तो कौन से और अदर एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं जो कि हम कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाती है बात कि आप जो है वो इन्फ्लेमेटरी आर्थ्रोपैथीज़ के अलावा आपको पता होना चाहिए जितने भी रेड फ्लैग्स हैं उनका पता होना चाहिए, और रियोमेटोलॉजिकल कंडीशंस जितनी हैं उनका पता होना चाहिए, ठीक है, ऑर्थोपेडिक जितनी कंडीशन है उन सब का पता होना चाहिए। अलॉन्ग विद ऑल दीज आपको फंक्शनल टेस्ट का पता होना चाहिए, ठीक है, और फंक्शनल टेस्ट के बाद न्यूरोलॉजिकल। ओके गाइस, बात हो रही थी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस की, ठीक है, आपको मायोटोम्स, डर्माटोम्स का पता होना चाहिए, ठीक है।
तो मेरे ख़्याल में सभी चीज़ें अब क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है, कि आपको एफसीपी के इंटरव्यू के लिए क्या-क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी होंगी, ठीक है। और उसके अलावा कुछ एफसीपी इंटरव्यू प्रिपरेशन के ऊपर जो टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनके बारे में मे बी आपने पहले ना सुना हो, ठीक है, वो सब टॉपिक्स, उनके ऊपर मेरी वीडियो है, उसकी मेरी एक प्लेलिस्ट है एफसीपी इंटरव्यू प्रिपरेशन के ऊपर, उसको आप लाजमी जाके देखें, ठीक है। और मेरे ख्याल में हार्डली कोई 10 से 12 टॉपिक्स होंगे, ठीक है, वो मैंने उसमें कवर किए हैं, वो आप लोग वो भी जाके देख सकते हो, ठीक है, जो कि इस के अंदर मैंने मेंशन नहीं किए होंगे, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हर चीज़ की मैं डिटेल नहीं मेंशन कर सकती, जो मतलब डिटेल में नहीं जाया जा सकता हर चीज़ के, ठीक है। जो मैंने आपको एक हेडिंग्स हैं वो सारी बता दी हैं, ठीक है, सब हेडिंग्स में आप लोगों ने खुद जाना है, प्रिपरेशन करनी है। और उसके अलावा आपका एफसीपी का जब आप इंटरव्यू के लिए आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो कोशिश करें कि आप 100% खुद को प्रिपेयर करें, ताकि आपका वो जो अपॉर्चुनिटी है आपकी वो स्किप ना हो, ठीक है, वो मिस ना हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस इंटरव्यू के लिए जो है वो फुली प्रिपेयर्ड हों, फुली आपको नॉलेज हो, ठीक है, फुली आप कॉन्फिडेंट हो अपने नॉलेज के ऊपर। और उसके अलावा आपका जो अटायर है वो बड़ा प्रोफेशनल सा हो उसमें, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ आ जाती है आपका इंटरनेट, ठीक है, आपके पास जो इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हो वो बहुत हाई स्पीड होना चाहिए, ठीक है। अगर आप हेडफोन्स यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर कि पहले आप उसको चेक कर लो, ठीक है, अपने सिस्टम को एक दफ़ा चेक कर लो कि आवाज़ ठीक से आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ज़रूर कंसिडर करें इंटरव्यू से पहले, और कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है। और सिर्फ कॉन्फिडेंस जो है वो मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पे जस्ट जो है वो आप कॉन्फिडेंट रहें, लेकिन आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने नॉलेज के ऊपर, अपनी रीजनिंग के ऊपर। तो आपके पास नॉलेज जो है वो फुली नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर सकें, क्योंकि हार्डली आप 1 या 2 इंटरव्यूज़ के लिए सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ इस बेस के ऊपर मिस नहीं हो जाने चाहिए, और ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि किसी को भी इसको मिस नहीं करना चाहिए, सभी को इसके लिए ज़रूर जो है वो कोशिश करनी चाहिए और अप्लाई करना चाहिए। उसके अलावा आप बैंड 5 के लिए एनएचएस के ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एनएचएस की सभी जॉब जो हैं वो बैंड 5 को कंसीडर करती हैं। वो जो है वो आपको 6 और 7 के लिए हायर नहीं करती, क्योंकि यूके के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एनएचएस का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो, क्योंकि एनएचएस की भी जो जॉब्स हैं वो ऑलरेडी वो भी आपसे एनएचएस का ही एक्सपीरियंस मांग रही होती हैं बैंड 5 के लिए भी। बट समटाइम्स अगर आप किसी भी इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपने अपनी स्किल्स इतनी अच्छी मेंशन की हुई हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस उसी से रिलेट कर रहा है, उस रोल से रिलेटेड, तो फिर वो आपको कंसीडर कर भी लेते हैं। और जो आपकी राइटिंग सपोर्ट मटेरियल आप उसमें मेंशन करते हो, उसमें हमेशा जो है क्वेश्चंस के अंदर अपनी एक आध केस स्टडी के साथ आप एग्जांपल दो कि हमने ये केस देखा और इस चीज़ को हम इस तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, या हमारा ये नॉलेज है इसके ऊपर, राइट। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को सभी कन्फ्यूजन एफसीपी के रोल से क्लियर हो चुकी होगी। ऐसा कोई भी पॉइंट आई डोंट थिंक सो कि मैंने कोई स्किप किया है, ठीक है। एंड आई होप कि आपको आवाज़ भी अच्छे से आ रही होगी मेरी। और अगर आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो पसंद आ रही हैं, इंफॉर्मेटिव लग रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड सपोर्टिंग मी। सी यू लेटर in another video with another interesting topic. Allah Hafiz.